नजर आ रही हैं। इस मुद्दे को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और आज बहुत डिटेल से यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत ने बहुत अच्छे से अमेरिका रूस के साथ अपने रिश्तों को बना के रखा, लेकिन भारत के पड़ोसी कैसे जाकर ड्रैगन की गोद में बैठ के, और ये कितना बड़ा चैलेंज है, इसको आगे हम आज डिकोड करेंगे। साथ ही साथ बात ईरान की भी होगी, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन की ईरान यात्रा पे थे। लंबी बातचीत हुई, लेकिन क्या वाकई में ईरान हुती पे लगाम लगा पाएगा? और क्या जिस प्रकार से ईरान ने इराक में एयर स्ट्राइक की, जिस प्रकार से हुती ने अमेरिका के ऊपर एयर स्ट्राइक की रेड सी में, क्या उससे इस बात का खतरा नहीं है कि मिडिल ईस्ट में अब ईरान पर अमेरिका और नेटो का फोकस हो सकता है? उसे भी आगे समझेंगे। लेकिन ठीक 7:30 बजे बात चीन की करेंगे, क्योंकि कोरोना तो आपने देखा और आज भी वो पीछा नहीं छोड़ रहा है, लेकिन एक रिपोर्ट ऐसी सामने आई जिसने चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि कोरोना के ही पार्ट 2 पर चीन काम कर रहा है और वो इतना घातक है कि जिन पर एक्सपेरिमेंट किया गया उनमें से ज्यादातर की मौत हो गई। किसने रिपोर्ट छापी है, क्या पूरा मामला है? डॉक्टर भी होंगे हमारे साथ, डिफेंस स्पेशलिस्ट भी होंगे, एक्सपर्ट भी होंगे, उनसे भी चीजों को समझेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मालदीव के बाद बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान, बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी चला रही अभियान। पूर्व पीएम खलीदा जिया के बेटे ने लोगों को भड़काया, बांग्लादेश में बढ़ रहा भारत का दखल, बीएनपी बोली। बड़ी खबर आपको बता दें, मालदीव के बाद बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान, बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी चला रही अभियान। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे ने लोगों को भड़काया, बांग्लादेश में बढ़ रहा भारत का दखल, बीएनपी बोली। बड़ी खबर इस वक्त की, बांग्लादेश के बाद, मालदीव के बाद बांग्लादेश में भी इंडिया आउट अभियान। में बढ़ रहा भारत का दखल, बीएनपी का आरोप। बड़ी खबर आपको बता दें, मालदीव के बाद बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान, बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी चला रही अभियान। लेकिन क्या पूरा मामला है, ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से पूरी जानकारी डिटेल से आपको दूंगा। उसके बाद एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की शुरुआत। मालदीव की राह पर बांग्लादेश, बड़ा सवाल। नेशनलिस्ट पार्टी का यह अभियान है जिसे बीएनपी कहा जाता है बांग्लादेश में। इंडिया आउट अभियान चला रही बीएनपी, भारत विरोधी भावनाओं को उभारने की कोशिश। नेक्स्ट, इंडिया आउट आंदोलन को तारिक रहमान चला रहे हैं। अब आपके जहन में होगा कि तारिक रहमान कौन है? खालिद जिया के बेटे हैं तारिक रहमान। भ्रष्टाचार के आरोप में ब्रिटेन में रहते हैं, लेकिन षड्यंत्र भारत के खिलाफ वहां से रह के बांग्लादेश में रच रहे हैं। हिंदू विरोधी और भारत विरोधी अभियान, खालिद जिया 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। अब ये खास तौर पे नक्शा मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसको हम एक्सपर्ट से जरूर आज समझना चाहेंगे। अगर हम अपने पड़ोसियों की बात करें, चीन की बात करें, तो नेपाल के प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पे जा चुके हैं। अच्छी दोस्ती है, सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश है। भारत के साथ अग्निवीर और सीमा विवाद जो है वो नेपाल का बना हुआ है। खासकर हाल के कुछ सालों में जो सीमा विवाद पहले नहीं हुआ करता था, वो नेपाल किसके कहने पर सामने लेकर आया, ये सब जानते हैं कि उसके पीछे ड्रैगन था। भूटान की बात करें, भूटान के पीएम ने चीन की तारीफ की, उनके विदेश मंत्री ने चीन की यात्रा की। म्यांमार के अंदर चीन का सीधे तौर पर दखल है। बांग्लादेश जिसकी मैं बात कर रहा हूं, चीन के साथ डिफेंस डील है, कॉक्स बाजार में चीन की मौजूदगी है, 2 पनडुब्बियां खरीद चुका है, कई लाइट टैंक की डील चीन के साथ हो चुकी है। श्रीलंका की बात करें, हमनटोटा लीज पे है,
मालदीव की अगर हम बात करते हैं तो अब मुइज़ू आने के बाद चीन की गोद में बैठा हुआ है। ईरान की बात करना भी बहुत जरूरी है। चीन बहुत मजबूती से ईरान में बैठा है जब से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए और भारत ने उसके साथ जो तेल खरीदता था भारत उसमें कमी की। पाकिस्तान बोलता है कि मेरा जो कुछ है वो चीन है। अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हुकूमत है उसे मान्यता देने वाला पहला देश चीन बना है। तो कई सवाल हैं भारत को लेकर भी, उसको भी हम एक्सपर्ट से आज समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि यह बड़ा अहम मुद्दा है। इंडिया आउट अभियान मालदीव में चला, अब कुछ असर बांग्लादेश में भी इसका देखने को मिल रहा है और इसी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो खास मेहमान हैं आज। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद आपको भी। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। मालदीव के अंदर इंडिया आउट अभियान मोहम्मद मुइज़ू ने चलाया। 6 महीने 1 साल तक वो लगातार इस पे काम करते रहे। नतीजा यह निकला कि वो सत्ता में पहुंच गए। अब कुछ उसी राह पर जो है बांग्लादेश चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत के लिहाज से पड़ोसियों का दूर होना, नाराजगी कितनी बड़ी चिंता सा? राजेश, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम लोगों ने ये यकीन करना चाहिए कि पड़ोसी जो हैं ये हमारे पड़ोसी हैं, इनको हम बदल नहीं सकते, ये वही रहेंगे। नी जर्क रिएक्शंस नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि मालदीव्स में इंडिया आउट के कैंपेन पे मुइज़ू इलेक्ट होकर के आए, लेकिन आज भी 45% मालदीवियंस जो हैं वो भारत के साथ खड़े हैं। उन्हें मालूम है कि भारत ने उनकी कब कब मदद की, चाहे खाना पीना पानी सब के लिए जो मदद की उसके लिए वो आभारी हैं। लेकिन अब चीन हमारा दुश्मन है, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। चीन जो जिस तरीके से हरकत करता है वो करता आएगा। हम लोगों ने अपने तरीके से कार्रवाई करनी है। तो मालदीव के साथ हम धीरे धीरे निपटेंगे जरूर। कोई इंडिया आउट, क्योंकि वो चीन पहली बार हुआ ये मालदीवियन के राष्ट्रपति चीन गए, नहीं तो अमूमन आते हैं। अब्दुल कयूम के जो संबंध भारत के साथ थे और जिस प्रकार से वहां पे हमने मदद की, और अभी भी जो हमारे सैनिक उधर हैं वो कॉम्बैट सैनिक नहीं है, उनकी मदद करने के लिए, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हैं, डॉर्नियर्स हैं, हेलीकॉप्टर के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट है, रेडार्स है, जो भी चीजें उधर है उनकी मदद के लिए। हैविंग सेड दैट, अब बांग्लादेश में जो तारीख है, ये जो लड़का है, लड़का मैं कहूंगा एक बड़ा आदमी है, 56-57 साल इसकी उम्र है। ये खालिदा जिया का लड़का है। जियाउर रहमान इसके पिताजी थे, जो जिनका जब वो 1971 की वॉर थी उसमें उस वक्त वो एक कर्नल थे, उसके बाद उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने। और जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई, माना जाता है कि इनका भी हाथ था। लेकिन वो कहने के ये सत्याजित नहीं कह सकते, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान का सारा परिवार खत्म हो गया। सिर्फ उनकी जो लड़की हसीना है वो जिंदा है, जो आज उनकी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस प्रकार से फिर उनके जो खुद जो जियाउर रहमान है उनका असैसिनेशन हुआ, और उस असैसिनेशन 1981 के बाद से लेकर के फिर उनकी जो बेगम है खालिदा जिया, उसने संभाला। और उसके बाद ये जो उनका लड़का है, चाहे उनकी कैबिनेट में नहीं था, उसके बरखिलाफ बहुत सारे करप्शन चार्जेस हैं और 16 एक चार्जेस हैं, और 2008 से वो लगातार लंदन में बैठा है। और इस प्रकार के जो है, और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो चीन जो है, जिसका हम लोगों को अमूमन खतरा रहता है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में बांग्लादेश को भी अपने तरफ खींच रहा है, तो चीन ने कई बार बांग्लादेश की मदद की है, चाहे वो पद्मा ब्रिज हो या उसके बाद $1 बिलियन एड दे करके कॉक्स बाजार में वो सबमरीन का एक पोर्ट बना रहा है। जिस प्रकार से धीरे धीरे करके चीन जो है तकरीबन 74% जो बांग्लादेश के वेपन इंपोर्ट है वो चीन से आता है। ऐसे हालात में जिस प्रकार से, और पाकिस्तान जो है
चाहे वो बांग्लादेश से 1971 की लड़ाई हारने के बाद गया, जिस प्रकार से उन्होंने उनकी औरतों के ऊपर अत्याचार किए, उसके बावजूद भी आईएसआई ने काफी कुछ होल्ड जो है उसका अभी भी बांग्लादेश बीच में है, जिसके कारण वो लगातार इस तरह की दखलंदाजी देकर के एंटी इंडिया के कैंपेन चलाता है। और बार बार हम देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी जिस प्रकार से जब 1947 में जब ईस्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब बना, तो तकरीबन जो माइनॉरिटीज थी वो 18 से 19% थी, और आज की तारीख में वहां पर भी 4 से 5% या अधिक से अधिक 8% ही माइनॉरिटी जो हिंदू है वो रह गए। तो इस तरीके के जो रेडिकलाइजेशन है, जिस प्रकार से जमात का एक मैं कहूंगा कि एक गढ़ बन चुका है बांग्लादेश, और जिस प्रकार से रोहिंग्या को लेकर के जिस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के बीच में अनबन हुआ था, लेकिन जो शेख हसीना है जिसके कारण अब जो चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है लगातार, भारत और उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, और प्रधानमंत्री भी हमारे उनके साथ उनके जो संबंध उनके प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे हैं। यही कारण है कि शायद कई ऐसे देश है जैसे चीन है, पाकिस्तान है, इनको भागता नहीं है। और ये इनका जो लड़का है तारिक, जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है, वो एक करप्ट आदमी होने के नाते उसको ये घूस दे करके, पैसे दे करके भारत के बरखिलाफ ये जो कैंपेन चलाते हैं बांग्लादेश के अंदर, ये चलता है। लेकिन हमें ये सोच करके चलना चाहिए कि भारत के बरखिलाफ ये कार्रवाई होगी। चीन हमारा दुश्मन है, हमने यकीन करना है कि हम इनको अपने साथ लेकर के चलना है। ठीक है सर, मैं आता हूं सर आपके पास। डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर, जो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा यहां पर आपसे कि एक ट्रेंड शुरू हुआ है मालदीव से, और मुइजू इसका श्रेय लेते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं, और कुछ ऐसा ही ट्रेंड जो है वो बांग्लादेश में भी शुरू किया जा रहा है। धार्मिक आधार पे भावनाओं को भड़काया जा रहा है, भारत का डर दिखाया जा रहा है। जब मैं डिटेल से पूरी खबर पढ़ रहा था तो कहा जा रहा था, ये कह रही है वहां पर बीएनपी पार्टी की 1971 में जब भारत के सैनिक आए हमें आजाद कराने के लिए, तो बहुत सारा सामान हमारा वो उठाकर ले गए, यानी कि वो चोर थे। तो इस प्रकार की अगर भावनाओं को आप लोगों के अंदर भर रहे हैं तो ये बहुत चिंताजनक है। देखिएगा राजेश जी, इसमें दो पहलू हैं। पहला तो यह है कि हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि बीएनपी क्या कह रही है। बीएनपी का जो प्रेजेंस बांग्लादेश में है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, वो पूरी तरह से इररिलेवेंट है। शेख हसीना, उन्होंने अपोजिशन 2 बार उन्होंने इलेक्शन को प्रोहिबिट किया था, फिर भी शेख हसीना ये अभी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इंडिया के उनके साथ बड़े स्ट्रांग रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन हमारे बड़े स्ट्रांग है, और हम फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको दे रहे हैं, डिफेंस असिस्टेंस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और शेख हसीना को हमारा जो सपोर्ट है वो बीएनपी को बिल्कुल ही पसंद नहीं, बिकॉज उनके पहले जो बीएनपी था उस टाइम में जो फंडामेंटलिज्म, रेडिकल एलिमेंट जो थे वो बांग्लादेश में काफी बड़े पैमाने पे बढ़ रहे थे, उसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट को भी बड़ा प्रॉब्लम आया था। तो इसलिए अगर उन्होंने भी इंडिया का हेट का कोई मुहिम चलाया हुआ है, प्रोसेस चलाया हो, तो हार्डली मेक एनी डिफरेंस, वो हमारे रिलेशन पे बिल्कुल इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जिसका आपने ट्रेंड करके जिक्र किया है, उसको मैं कहता हूं कि इट्स अ कल्चर ऑफ हेट। ये तिरस्कार की जो संस्कृति है, ये तिरस्कार की संस्कृति थोड़ी हमारे नेबर्स में अभी बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। उसके पीछे 2 इंपॉर्टेंट रीजंस है, एक चाइना फैक्टर है और दूसरा जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वो बढ़ने लगा है। चाइना फैक्टर वो इसलिए बढ़ने लगा है, चाइना इंडियन ओशन में पेनिट्रेट करने का प्रयास कर रहा है। मालदीव्स के बारे में आपको पता है, मालदीव्स के नॉर्थ और साउथ की तरफ से चाइना का 50% ट्रेड जो है वो फ्लोट होता है। मालदीव जो है वो चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का भी पार्ट है। वही उनका बांग्लादेश के साथ में वही रिलेशन उनका श्रीलंका के साथ में भी है, उनके ट्रेड रिलेशन है, और वो अपने आप को स्प्रेड करना चाहते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि आईसिस और अलकायदा, इनको जिस तरह से अभी मिडल ईस्ट से अपरूट किया गया है, उनके खिलाफ जिस तरह के मिशन है, उनका वहां का प्रेजेंस अभी नेग्लिजिबल है। वो नया बेस ढूंढ रहे हैं, और नए बेस के लिए मालदीव्स का भी नाम सामने आ रहा है, बांग्लादेश है, और वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी, इंडोनेशिया, मलेशिया की तरफ भी बढ़ने लगे हैं। तो नए बेस के वो सर्च में है। और अभी मालदीव्स में भी, जो मालदीव्स 100% इस्लामिक नेशन है, उसको 100% इस्लामिक नेशन इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कुछ हद तक हिंदूज है, कुछ परसेंट में है, 6-7% है, 8% है, लेकिन मालदीव्स में वैसा बिल्कुल नहीं है। और मालदीव्स में आईसिस जो है वो अपना जो जम है वो अपना जो स्प्रेड
ट्रेड है वो करने लगा है, वही बांग्लादेश के साथ में भी है, लेकिन उसको बढ़ावा दे रहा है चाइना, बढ़ावा दे रहा है, और चाइना ये नहीं चाहता है। बिकॉज देखिएगा, जब सार्क स्टैब्लिश हुआ था 1984 में, तब इंडिया का फाइनेंशियल पोजीशन इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब इंडिया का फाइनेंशियल पोजीशन इतना स्ट्रांग है कि इंडिया 375 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो अपने नेबरिंग कंट्रीज में और कंट्रीज में चला रहा है, उस पे इंडिया $बिलियन खर्च कर रहा है। ये चाइना को दिखाई नहीं, मतलब ये चाइना उसको अंडर एस्टिमेट करना चाहता है, और चाइना इन सभी लोगों को अपने वश में करके एक इनसर्कल इंडिया को करना चाहता है। और वो इसलिए भी उनका स्ट्रैटेजी है, एक तो उनका बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के जरिए चाहते हैं, और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो साउथ एशिया तक वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए जो कल्चर ऑफ हेट बढ़ने लगा है, उसको चाइना भी काफी बढ़ावा दे रहा है। और इसके पीछे हमें यह भी देखना पड़ेगा, जो सबसे चिंता की बात है, चाइना तो चिंता की बात है ही है, लेकिन जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज में रेडिकल और फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स बढ़ने लगे हैं, वो हमारे लिए चिंता की बात है। देखिएगा, श्रीलंका में भी जो संडे ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसके पीछे भी यही रेडिकल एलिमेंट्स थे। लेकिन इन सारे लोगों को, ये पॉलिटिकल लीडर्स को ये पता नहीं चलता है कि भाई आपके साथ में जो राजपक्षा था उसकी क्या हाल हुई। राजपक्षा को श्रीलंका छोड़ के भागना पड़ा, ये चाइना ने उसको किस हद तक लाके छोड़ दिया। वही चीज नेपाल के साथ में भी हुई है। किस तरह का नेपाल में भी जो सारे चाइना के प्रो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, उनको किस हाल में नेपाल को लाके छोड़ा है, ये मोइजू को समझना चाहिए, और मोइजू उसी लाइन पे जा रहे हैं। और तो ये उनको आज न कल पता चल जाएगा। इंडिया के उनके साथ में इमोशनल रिलेशंस है, और बांग्लादेश का जहां तक सवाल है, मुझे लगता नहीं कि शेख हसीना के साथ में हमारे रिलेशन इतने स्ट्रांग रिलेशंस है, तो बीएनपी के पॉलिसी से उस पर इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन इंडिया को कंसर्न रहना, कॉन्शियस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आता हूं सर, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जो चीज मैं समझना चाहूं, क्योंकि शैलेंद्र दिव्यलंकर ने एक बड़ा अहम पॉइंट कवर किया कि आईएस जो है वो मिडिल ईस्ट से अब उखड़ रहा है, उसको नई जगह चाहिए, और वो चाहता है, और उसे ऐसा लगता भी है, और ऐसे कई बार हिंट भी मिले हैं कि बांग्लादेश और मालदीव आने वाले वक्त में उसका एक बड़ा ठिकाना हो सकते हैं। यानी कि आईएस की सोच जो कि पाकिस्तान के उस पार थी, वो भारत के बगल में आकर बैठने वाली है। ये एक कितना बड़ा चैलेंज होगा सर। और जो मैंने मैप के जरिए दिखाया था सर, कि क्या हम सब कुछ दोष चीन को ही दें, या एक बार अपनी चारपाई के नीचे भी झाड़ू लगा के देखें कि पड़ोसी हमसे क्यों दूर जा रहे हैं। राजेश, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे मैं कहा शुरू में, चीन हमारा दुश्मन है, और चीन हर कदम उठाएगा भारत को नीचे गिराने के लिए, आर्थिक स्थिति में, और दबाने की कोशिश करेगा। और भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन को टक्कर दे सकता है, और यही कारण है चीन को भाता नहीं है। इसलिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के इसमें जितने भी भारत के पड़ोसी हैं, और वो तकरीबन आप देखिए जितने भी भारत के पड़ोसी हैं, वो भारतीय ही सभ्यता, भारतीय ही दिखते हैं, और बाकी जो हैं वो चीन से उनका कोई कल्चरल लिंक नहीं है, कोई उनका एथनिक नहीं है, कोई लिंक नहीं है। लेकिन हमारे जो पड़ोसी हैं उनको ये लगता है कि हर हमेशा उनका साथ देते रहे। कहते एहसान फरामोश, कहते हैं ना कि हम लोग एहसान कर, तो वो सोच नहीं होनी चाहिए। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हम लोग दोस्त हैं, दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन जो है वो दो देशों के बीच में, और चीन मदद करने की कोशिश करता है इस मदद से डेट डिप्लोमेसी में, और डेट जो है वो उसमें उसको खाता है। आज की तारीख में अगर हम देखें, मालदीव तकरीबन 25% फॉरेन डेट में है, यानी कि 20 से 25% उसका जो जीडीपी है वो पूरा का पूरा ही फॉरेन डेट में है। तो मालदीव दबा हुआ है। वैसे ही नेपाल को वो कोशिश करते हैं उसी माफिक, जैसे शैलेंद्र जी ने बताया, राजपक्सा का देख लिया, हम्बन टोटा उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां पे इतना बड़ा पोर्ट बनाया, 2 शिप भी नहीं आते हैं। तो इतना खर्चा करने के बाद, और टूरिज्म जो है जिसके कारण मालदीव जिंदा है, वो कोविड के दौरान इतना जबरदस्त हिट हुआ कि भारत ने उनको वैक्सीन भेजे, जबकि उसका पर कैपिटा इनकम भारत से बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरा टूरिज्म। लेकिन 5 लाख लोग जो वहां पे सुन्नी मुसलमान हैं, वो रेडिकलाइज फंडामेंटलिस्ट जिस प्रकार से हो जाते हैं, और आईएसआईएस का इन्फ्लुएंस वहां, आईएसआईएस का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे भारत के अंदर, केरला के अंदर देखा गया है, धीरे धीरे करके वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, और फिर बांग्लादेश में। तो ये जो इस तरह का जो आंख है, जो आईएसआईएस अपना कदम, आईएसआईएस यानी कि खास मकसद उनका क्या है जी,
ये कि फंडामेंटल इस्लाम जो है उसको फैलाना है। तो ये कार्रवाई होती रही भारत के अंदर। जैसे राजेश आपने बिल्कुल ठीक, भारत के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि एकता नहीं है। हम लोकतंत्र होने के नाते हमारे यहाँ पे तरह तरह की भाषाएं उठती हैं, तरह तरह के जिस प्रकार से हम लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। हम ऑपोजिशन का मतलब होता है ऑप्शंस देना, ना कि ऑपोजिशन में मतलब आपने बोला आम तो मैं बोलूंगा इमली, वो ऑपोजिशन नहीं हुआ। आपने अगर आम बोला है तो मैं ऑप्शन दूंगा कि कौन कौन से तरह तरह के आम हो सकते हैं, आपने जो बोया वो कैसा, मेरा जो है वो कैसा, तो वो कार्रवाई नहीं करता। तो भारत के अंदर भी इस तरह के जो तत्व हैं जो जिसका फायदा वो उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के अंदर भी एक तरीके से जो है अंदरूनी जो आवाजें उठती हैं उसके लिए फायदा उठाने की कोशिश, इसका जो ISIS फायदा उठाता है, अंदरूनी जो स्थिति है उसमें हम लोगों ने भी यकीन करना चाहिए भारत के अंदर कि नेशन फर्स्ट, देश पहला है और देश सबसे पहले आता है, हम उसके बाद। अगर ये सोच सबके कहते सब हैं, लेकिन जो भारत के अंदर भी हम स्थिति देखते हैं उसका फायदा लोग तो उठाते हैं, और पड़ोसी जो है वो सोचते हैं कि भारत ने तो करना ही करना है, भारत को तो करना है क्योंकि हम तो उनके पड़ोसी हैं। लेकिन चीन जो करता है वो कुछ ज्यादा देने की कोशिश करता है और फिर वो फंस जाते हैं, जैसे श्रीलंका फंस गया, अब धीरे धीरे नेपाल उसमें आ जाएगा, पाकिस्तान आप देख ही रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का हाल हो गया है। तो ये चीन की डेड डिप्लोमेसी अब धीरे धीरे समझ में आ रही है, लेकिन हमने अपने पड़ोसियों को अपने साथ लेकर के चलना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर शैलेंद्र, कुछ आप भी कहना चाहते थे, लेकिन साथ में मेरा भी एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मालदीव की हम चर्चा कर रहे थे, बॉयकॉट मालदीव लंबे वक्त तक ट्रेंड करता रहा। क्या मालदीव को टोटली बॉयकॉट करना अच्छा है, या हमें मजबूती के साथ उन 45% लोगों के साथ आज भी खड़े होना है जिन्होंने मुइजू के विपक्ष में वोट दिया है? देखिएगा राजेश जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात छेड़ी है, वो है कि क्या हम सिर्फ इन बातों की चिंता करते रहे कि चाइना का स्प्रेड इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है, कि हमें कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, हमें भी आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। तो हमें दो चीजों पर आत्म परीक्षण जरूर करना पड़ेगा। पहला तो हमें यह है कि देखिएगा, हमने दो बार, दोनों मतलब 10 साल हो गए जैसे भी इंडिया गवर्नमेंट आ गई है, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को प्रायोरिटी है, नेबरहुड फर्स्ट है। वो हमने किस लिए इनिशिएट की? जो ट्रस्ट डेफिसिट था, वो ट्रस्ट डेफिसिट को हम ब्रिज कर सके, और वो बहुत जरूरी है। और हमारी जो पॉलिसी है वो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी पे डिपेंड है, माने कि हम हमारे जो सारे नेबरिंग छोटे देश है उनको पूरी मदद करते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद, उसके बदले में हम कोई अपेक्षा उनके तरफ से नहीं करेंगे और उनको हम मदद करते रहे। जैसे हमने भूटान को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया, नेपाल को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया, बांग्लादेश को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया, चाइना, अब श्रीलंका इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में था, हमने उनको गेहूं दिया, पेट्रोल दिया, डीजल दिया, और $2 बिलियन हमने उनको दिए। हर जगह इंडिया जाता है। और ये मालदीव्स को तो हमने शक्कर, इससे पहले शक्कर प्रोवाइड किया, हमने उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया। वहां पर जब पूरा रिवोल्ट होना था तभी भी इंडिया ने बचाया। तो इंडिया का जो पॉलिसी है वो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी, हम कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। लेकिन एक बात के लिए हमें जरूर सोचना पड़ेगा, वो ये है कि इंडिया जो प्रॉमिसेस करता है वो प्रॉमिसेस को फुलफिल करने के लिए जितनी विल पावर और कमिटमेंट हमारी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। फॉर एग्जांपल, हम कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की बात करते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जितनी फाइनेंशियल अलॉटमेंट करनी चाहिए, उसके लिए जो नेटवर्किंग करना चाहिए, वहां पर हम कम गिर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमने प्रोजेक्ट किया था 2017 तक पूरा करना था, नॉर्थ ईस्ट से लेके वियतनाम तक का हमको एक रोड बनाना था, बड़ा हाईवे का प्रोजेक्ट था, अब तक 2023 है वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। तो इन सारी चीजों का चाइना फायदा लेता है, और फिर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कहते हैं कि इंडिया प्रॉमिसेस तो कर रहा है, लेकिन फुलफिल करने के लिए जो कमिटमेंट है, फाइनेंशियल कमिटमेंट है, वो नहीं हो रही है। इसलिए हमें इस बात को भी बड़ा तवज्जो देना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, और जो हमारे प्रोजेक्ट अभी अंडर हमने जो लिए हैं वो प्रोजेक्ट किस तरह से पूरे हो सकते हैं, उस पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करना आने वाले दिनों में जरूरी है। और जो आपने मालदीव्स के बारे में पूछा, मालदीव्स के लिए देखिएगा, हम ये जो मोहम्मद मुइज़ू है उनका और उनके पार्टी का ये पॉलिसी है इंडिया हेट करने का, ये मालदीव्स का पॉलिसी नहीं है। देखिएगा, ये जरूर देखिएगा,
जैसे नेपाल में हुआ था, तो नेपाल में जो कृष्ण प्रसाद ओली थे, उनका अपना चाइना का लॉयल्टी था, इसलिए उन्होंने कुछ पॉलिसी ले, लेकिन पूरा नेपाल खराब नहीं है, पूरा मॉरिशस खराब, मालदीव खराब नहीं है, बांग्लादेश खराब नहीं है। ये लोगों को इंडिया की इमोशनल अटैचमेंट है, इंडिया उनके हर प्रॉब्लम में मदद करता आया है, इसलिए हमें बाइकॉट मालदीव जैसे मिशन नहीं चलाने चाहिए, इमोशनल नहीं करना चाहिए, जब हमें प्रैक्टिकली मदद करनी चाहिए, वरना इसका फायदा चाइना लेगा। बिल्कुल, मैं बस बीच में ये कहना चाहता हूं कि जब आप बॉयकॉट मालदीव पर ट्रेंड करते हैं भारत की तरफ से, तो वो सिर्फ मुइजू को ट्रेंड नहीं करते हैं, आप पूरे मालदीव को ट्रेंड करते हैं। सर, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, उसके बाद ईरान पे चर्चा, क्योंकि विदेश मंत्री 2 दिन के दौरे पर ईरान में थे, लौट चुके हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ वो ब्रेक के बाद। बड़ी खबर पर फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। मिडिल ईस्ट में ईरान ने बढ़ाई टेंशन, ईरान ने इराक पर दागी कई मिसाइलें, ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी दी चुनौती। इब्राहिम रईसी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में ईरान ने बढ़ाई टेंशन, ईरान ने इराक पर दागी मिसाइलें, ईरान ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी चुनौती दी। इब्राहिम रईसी जो कि राष्ट्रपति हैं, उनसे विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। मैं चाहूंगा कि ग्राफिक्स आप साइड में प्ले कर दीजिए, क्योंकि वक्त लगातार कम होता जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, 2 दिन का विदेश मंत्री एस जयशंकर का दौरा ईरान का उस वक्त कई मायने रखता है, जिस वक्त ईरान इस वक्त सेंटर बनता जा रहा है मिडिल ईस्ट में, चाहे वो आतंक हो या जो आग लगी है उसका। भारत आ रहे जहाजों के ऊपर हुती की तरफ से कई हमले, और उसके पीछे ईरान, और कई बार तो ऐसी भी खबरें सामने आई कि ईरान से ही ड्रोन उड़े और भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आकर उन्होंने अटैक भी किया। उस लिहाज से यह दौरा क्या मायने रखता है सर? राजेश, इसमें कोई शक नहीं कि भारत और ईरान के जो संबंध हैं बहुत ही पारंपरिक संबंध हैं, बहुत मजबूत संबंध हैं। यही कारण है कि अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी उधर गए, उन्होंने जब उनके राष्ट्रपति रईसी साहब से बात की, और बाकी उनके जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हैं, चाहे उनके अर्बन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के मिनिस्टर हैं, उनसे बात की। जरूर इसमें जिस प्रकार से बातें आ रही है, चाहे वो चाबहार पोर्ट को लेकर के हो या दोनों देशों के बीच में एक लॉन्ग टर्म समझौता हो, जो प्रोजेक्ट्स में डिले हो रहा है उसको किस तरीके से एक्सपीडाइट किया जाए उसके ऊपर हो। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा, ये तो सब मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि रेड सी में जो जहां से हमारा ट्रेड गुजरता है, और जिस प्रकार से एक कोएलिशन इकट्ठा हो रहा है, जो कि हुती जो एलिमेंट्स हैं उनके बरखिलाफ, इस प्रकार जो बार बार कहा जा रहा है कि ईरान ही एक ऐसा देश है जो हुदियों को सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है और हमास को सपोर्ट कर रहा है। यानी कि जो भी यहूदियों के बरखिलाफ जो ताकत खड़ी की है वो ईरान ने की है। तो ईरान के राष्ट्रपति का भी यह मानना है कि हो सकता है कि भारत जो है अपना इन्फ्लुएंस इजराइल पर लगाए, और जिस प्रकार से गाजा के ऊपर लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है और यहूदियों ने जिस प्रकार से फिलिस्तीनियों को एक तरीके से खत्म करने की सोच रखी है, जबकि इजराइल बार बार कह रहा है कि उसका बम्बार्डमेंट सिर्फ हमास आतंकियों को बर्बाद करना है, ना कि फिलिस्तीनियों को बर्बाद करना। और इस पे मुझे कई बार ऐसे लगता भी है कि जिस प्रकार से 30,000 टन का जो एम्यूनेशन गिराया है इजराइल ने गाजा पट्टी के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं कि गाजा पट्टी तकरीबन 80% बर्बाद हो गई, लेकिन 22 लाख लोगों में सिर्फ उनके कहने से ही, हमास के कहने पर भी 25,000 के आसपास लोग मारे गए हैं, कई 61,000 लापता है, तकरीबन 75,000 लोग घायल हैं। बहुत कम संख्या है जिस प्रकार से एम्यूनेशन डाला गया है, क्योंकि 10,000 टन में हमने देखा कि हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ। तो उसको मद्देनजर रखते हुए लगता है ईरान को कि शायद भारत का जो संबंध है इजराइल के साथ कुछ प्रेशर डाले इजराइल के ऊपर और डी एस्केलेट करने की कोशिश करे। भारत भी चाहता है कि ईरान जो है किसी प्रकार से, जिस प्रकार से ईरान के ऊपर बार बार एक तरीके से उंगली उठाई जा रही है कि वही रिस्पॉन्सिबल है आज की तारीख में मिडिल ईस्ट के अंदर, और जिस प्रकार से यूएसए और यूके ने भी ईरान के बरखिलाफ एक तकरीबन मैं कहूंगा इनडायरेक्ट मोर्चा खोल रखा है। और आज जैसे आप बता रहे हैं कि ईरान ने इराक पे भी हमला किया, जहां पे अमेरिकन बेसिस हैं,
तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है अगर हम लोगों ने ऐसे कभी कभी क्या होता है, छोटी सी गलती के कारण इतनी बड़ी गलती पैदा हो जाती है। जैसे यूक्रेन और रूस के बीच में अगर देखें, अगर यूक्रेन को नाटो से नहीं जाता और मान जाता और अमेरिका के दबाव नहीं डालता तो शायद रूस लड़ता ही नहीं। लेकिन एक छोटी सी गलती है और एक तरीके से ईगो कि हम तो नाटो में जाएंगे, हम नाटो का सदस्य बनेंगे। और आप देख लीजिए आज यूक्रेन का क्या हाल हो गया, रूस का क्या हो रहा है, चीन किस प्रकार से एक बेंच सिटर बैठ करके इसका मजा ले रहा है, किस प्रकार से अमेरिकन इकोनॉमी। ये बड़ा पॉइंट है सर, मैं आता हूं सर आपके पास, थोड़ा सा समय का अभाव है। भारत एक ऐसा देश है जी ईरान के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है और उम्मीद करते हैं कि ये दोनों मीटिंग के बाद अगर डीएस्केलेट हो जाए सिचुएशन, ठीक है डॉक्टर शैलेंद्र, विश्व को इसका फायदा हो। जी डॉक्टर शैलेंद्र, समय थोड़ा सा कम है, मैं जो चीज आपसे समझना चाहूंगा एक मिनट में कि क्या अमेरिका ने भारत के जरिए कोई ईरान को भी संदेश भिजवाया था विदेश मंत्री के इस दौरे के पीछे? हम देख सकते हैं क्योंकि अब अगला टारगेट ऐसा लगता है कि ईरान ही है अमेरिका और नाटो का। देखिएगा पूरे मिडिल ईस्ट में इंडिया एक ही कंट्री ऐसा है कि जो एक ही साथ शिया और सुन्नी ये दोनों के साथ में समान संबंध रखता है, जो अरब कंट्रीज के साथ में भी समान संबंध रखता है और शियाइट ईरान के साथ में भी रखता है। आपको पता है कि सेकंड लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन जो है ईरान के बाद में जो इंडिया में, तो ये इंडिया की कैपेसिटी है, उसी साथ में इजराइल और पैलेस्टाइन में भी बैलेंस करने वाला एक ही है। अब चाइना, यूएस, रशिया, किसी का भी एग्जांपल लो, सभी ने किसी न किसी की साइड ली हुई है। इंडिया ये बैलेंस रोल प्ले करता है और ये जो हमास और इजराइल का संघर्ष चल रहा है उसको एग्रेवेट करने में ईरान की जो प्रॉक्सीज है, फिर उसमें हिजबुल्लाह है, उसमें हुती है, ये उसको बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं और उसके पीछे ईरान की अपनी खुद की रणनीति है। वो रणनीति यह है कि वो नहीं चाहते कि अरब कंट्रीज इजराइल के साथ में जाए। एक दूसरा, हाल के सालों में चाइना और ईरान बड़े क्लोज आए हुए हैं और चाइना भी खुद इनडायरेक्टली ये चाहता है कि इस वॉर को थोड़ा एग्रेवेट करे सो दैट वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट वहां बढ़े, जो सेकंड कॉन्फ्लिक्ट जोन और बढ़े, जो थर्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन होने जा रहा है एशिया पैसिफिक में ताइवान और चाइना के रूप में, तो वो उसके लिए चाइना को मुबलक और टाइम उसके लिए मिल सके। तो ये चाइना की अपनी रणनीति है, लेकिन इंडिया ये मैसेज कम्युनिकेट कर सकता है। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि कई बार दोवल साहब के जरिए ऐसे मैसेजेस कम्युनिकेट किए जाते हैं। ये जयशंकर साहब जो है उनका ये विजिट है, जिसको उस एंगल से भी देखा जा सकता है। लेकिन रेड सी जो है हमारे जो ऑयल रूट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके सेफ्टी के लिए भी बात जरूर हुई होगी। जी डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर, माफी चाहूंगा थोड़ा सा आपसे, समय का थोड़ा सा अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना कीमती समय दिया है। लेकिन संजय कुलकर्णी सर, आप मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट खबर बड़ी अहम है, खासकर बायोलॉजिकल वॉर की तरफ ये इशारा करती है। जल्दी से बड़ी खबर प्ले कर दीजिए, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। कोरोना के बाद पेंगोलिन कोरोना बना रहा चीन। पेंगोलिन की चूहों में 100% मृत्यु दर पाई गई है। पीएलए के साइंटिस्ट इस वायरस पे काम कर रहे हैं और चीन के वुहान लैब से निकला था कोरोना वायरस। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, कोरोना के बाद पेंगोलिन कोरोना बना रहा चीन। पेंगोलिन की चूहों में 100% मृत्यु दर पाई गई है। पीएलए के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। जल्दी से ग्राफिक्स थोड़ा प्ले कर दीजिए, डिटेल में जानकारी दे दें कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा है क्या। चीन ला रहा डेडली कोरोना, बायोरिक्स की रिपोर्ट में खुलासा है। चूहों पर SARS-CoV-2 का रिसर्च इस वक्त चीन कर रहा है। पेंगोलिन कोरोना वायरस यानी कि GXP2V ये नाम इसको दिया गया है। नेक्स्ट, लैब में कोरोना का घातक बना रहा चीन। पेंगोलिन जानवर कोरोना को फैला सकता है। GXP2V से संक्रमित चूहों में गंभीर लक्षण है। लक्षण क्या है, जल्दी से प्ले करिए। वजन कम हो रहा है, सुस्ती, उनकी आंखें सफेद दिखाई पड़ी टेस्ट में। संक्रमित चूहों की 8 दिनों के अंदर मौत। वायरस दिमाग, आंखें और फेफड़ों तक फैला है, लेकिन ये टेस्ट बाकायदा किया जा रहा है, ये समझेंगे हम। डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश चावला समय देने के लिए। डॉक्टर नरेश चावला, कोरोना गया नहीं था, लेकिन एक दूसरे कोरोना पर वुहान के अंदर पीएलए काम कर रही है और जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी तो उसमें यह भी पढ़ा कि 8 में से 4 चूहे मौत के काल में
समा गए और जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जहां तक मुझे लगता है इन्हीं जानवरों के ऊपर किए जाते हैं दुनिया में फैलाने से पहले ऐसी बीमारियों को। इंडिया में कोरोना ऑलमोस्ट नील तो नहीं कहूंगा, बट इट इज नेक्स्ट टू नील। जो केसेस डायग्नोज हुए हैं वो 2-4 हजारों में भी नहीं, अगेंस्ट द पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़ पीपल। और जहां तक ये चाइना के पेंगुइन कोरोना की बात की जा रही है, हमें उसका बहुत ज्ञान तो नहीं है, बट अगर ये रिपोर्ट है तो इसको मैं हाइपोथेटिकल तो नहीं कहूंगा, बट इसका महत्व है। वेदर ये एलिगेशन वैसे ही कोरोना फैलाने की है, तो इट इज, आई थिंक इट इज फॉर द डिप्लोमेट्स टू कमेंट, इट इज फॉर द politicians to comment, it is for the national people to comment. I would only say it is an absolutely bad taste. मत भूलिए जो चूहे हैं वो हमारे हर कोने में पाए जाते हैं। चूहों की सांस से अगर कोरोना ने फैलना है या चूहों की बाइट से कोरोना को फैलना है, it will be disastrous for mankind. Not only for the non-Chinese people on the earth, it will be for the Chinese people also on the earth. चूहा ये तो नहीं देखेगा ना कि मुझे चाइनीज को काटना है या नॉन चाइनीज को काटना है। तो आई थिंक इट इज fraught with very bad consequences. So I think we should be quite careful in alleging that they are doing it, and their aim is to spread this disease all across the world. It will be in very, very bad taste. So I think इसके लिए तो international experts ही काम करेंगे या WHO काम करेगी. So I would say that is what it should be. जी, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी लगातार बने हैं। मैंने सर को इसलिए अपने साथ में बना के रखा हुआ है क्योंकि सर पीएलए की इन्वॉल्वमेंट मुझे यहां पर दिखाई पड़ती है। उसके डॉक्टर्स वहां पे मौजूद हैं, साइंटिस्ट मौजूद हैं। तो क्या ये जो कोरोना आया था कोविड-1 और जो जिसके ऊपर चीन काम कर रहा है, क्या बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा हथियार बनाने की कोशिश या बनाया जा चुका है जो ना गोले फेंकने पड़े, ना गोली चलानी पड़े और नुकसान अपने आप हो जाए? कुछ इस राह पे पड़ोसी मुल्क चल रहा है हमारा? राजेश, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बायोलॉजिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर, इसके ऊपर जबरदस्त बैन है। इस प्रकार से कार्रवाई हो नहीं सकती। और क्योंकि अगर चीन अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल नेशन प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है और विश्व में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, इस तरह की हरकत, क्योंकि पूरे विश्व भर में कोरोना वायरस की जो उंगली है वो चीन की तरफ उठती है। वुहान लैब है जहां से, चाहे वो चमगादड़ की तरह से हो या किसी प्रकार, लेकिन वुहान लैब में ही वहां से कोरोना वायरस फैला है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो वुहान लैब को मदद करने में फ्रांस, यूएसए काफियों की उसमें शायद दखल अंदाजी होगी या उसका पेमेंट, उसका सपोर्ट हुआ होगा उस लैब को बनाने में, लेकिन चीन जो इस तरह की हरकतें कर रहा है और खासकर चूहों के ऊपर या बंदरों के ऊपर जब इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि 100% चूहे मारे गए हैं, यानी कि बहुत ही डेडली वायरस है। अगर गलती से कोरोना वायरस भी लोग कहते हैं कि ये गलती से ही निकला है वुहान लैब से, और किसी कारण जिस प्रकार से चीन में भी जो साइंटिस्ट इनमें इन्वॉल्व थे सब मारे जा चुके हैं या उनको मार दिया गया है, क्योंकि वो ही खबर फैला रहे थे कि इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो वुहान लैब में हो रहा था। तो ये इसको मद्देनजर मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि आप और आपके चैनल जैसे पूरे विश्व भर में इस बात को एक उठा रहे हैं कि चीन इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो चीन को ऊपर वैसे ही अब निगाहें तेज रहेंगी और चीन के ऊपर दबाव आएगा कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट ना करे, जिससे कि पूरे विश्व भर में, जैसे बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, चीन भी इसको पीड़ित होगा। ये नहीं कि मैं ही मरूंगा, वो भी मरेंगे, तो पूरा ये जो ब्रह्मांड है वो ही खत्म हो जाएगा अगर इस तरह के वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। बस 1 मिनट बचा सर मेरे पास, मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, पिछले 1 दशक के दौरान सांस की कई बीमारियां निकल के सामने आई हैं। कोरोना जोड़ लीजिए, स्वाइन फ्लू जोड़ लीजिए, इसके पीछे के क्या कारण है और ये बहुत घातक भी हुई हैं? देखिए राजेश, दे आर ऑल एनिमल वायरस। पॉइंटिंग फिंगर हमेशा चाइनीज तक क्यों जाती है कि चाइनीज कुछ भी खा जाते हैं। वो सांप मिल जाए, बिच्छू मिल जाए, चमगादड़ मिल जाए, कुछ भी खा जाते हैं। तो दैट इज वाई एक्यूजिंग फिंगर इज ऑलवेज टुवर्ड्स देम बिकॉज दे आर इन मोर क्लोज कॉन्टैक्ट। वुहान में एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ये नहीं कि वो फैलाना चाहते थे, शायद कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है और चीज फैल जाती है। Chinese also have to die. It's not that means ये जो प्रवृत्ति है कि दुश्मन को खत्म करने के लिए खुद को खत्म कर लो, तो ये गलत है। I think there should be international pressure on them
टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। वो एक टोटल बैन शायद पहले भी एग्जिस्ट करता है एनिमल वॉरफेयर पे, तो इसको अच्छे से बैन लगना चाहिए और ये टोटल बंद एकदम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन समस्या यह है कि चीन इंटरनेशनल लॉ को सर मानता नहीं है और शायद इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश चावला जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो चीन फिर से कोशिश कर रहा है कि एक कोरोना का एक और ऐसा वायरस बनाया जाए जिसमें अगर जिसके अंदर वो पहुंच जाए तो फिर वो इस दुनिया में बचे ना, और यही ये रिपोर्ट कह रही है जो चिंता पैदा करती है। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही। कल